कश्मीर में भी स्टोन पेल्टिंग, दहशतगर्दी, भारत के खिलाफ नारेबाजी, बगावत, ये सब कहाँ होता था? बॉर्डर्स पे तो नहीं होता था। बॉर्डर्स जो पाकिस्तान के नज़दीक है वहाँ तो नहीं होता था, वहाँ तो सारे नेशनलिस्ट हैं। ये सब कहाँ होता था? उन जगहों पे जहाँ पॉलिटिक्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो पॉलिटिकल हॉटबेड था, जैसे श्रीनगर, साउथ कश्मीर। यानी कि आप मेरा इशारा समझ रहे हो। ये कौन करता था? ये पॉलिटिशियंस करते थे, डबल एजेंट्स बन के बैठे थे। जब डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस हुए 2019 के बाद, डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस हुए, आपको पता होगा। अच्छा, उसमें तो उतर उतर के 70% कुपवारा से, 80% अनंतनाग से ऐसे वोटर टर्नओवर निकला वोट करने के लिए, क्योंकि अपने में से कोई, ग्रास रूट में से कोई लीडर आने वाला है, तो उनको खुशी हो गई। दैट इज द साइन के इंडियन डेमोक्रेसी में वो बिलीव करते हैं। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती उतरती थी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, 4% लोग आते थे, 4% वोट करने के लिए, वो भी उसी की पीडीपी के पार्टी वाले। जब अब्दुल्ला उतरते थे, उमर अब्दुल्ला, 6% लोग आते थे वोट डालने के लिए। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था वोटिंग में, क्योंकि इनसे मायूस हुए हुए थे, इनसे नाराज थे। अब वो बताएंगे किसको कि जिनको आप लोगों ने हमारा लीडर बनाया, हम उनको ट्रस्ट ही नहीं करते। लेकिन ये तो आपको ही रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन कश्मीरी किसको बोलते? क्योंकि कश्मीरी को ये लगता था कि भाई इनको रखा ही गया हमें लूटने के लिए, तो हम क्या गवर्नमेंट को बोलेंगे। तो ये वाली चीज जो है, इसकी वजह से वो ब्रिज बढ़ता गया बिटवीन कश्मीरीज एंड रेस्ट ऑफ द इंडियंस बिकॉज ऑफ दीज लीडर्स। आप इंदौर में हैं, यहां से 60 किलोमीटर दूर महाकालेश्वर हैं, 80 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर विरासते हैं। कश्मीर जो ऋषि कश्यप की भूमि मानी जाती रही है, महाभारत काल से भी पुराना उसका इतिहास है। और सब जानते हैं कि कश्यप ऋषि के एक पुत्र वासुकी थे, जो शिव जी की ग्रीवा पे हैं। शिव जी ने उनको अपनी ग्रीवा पे, गले पर अपना स्थान दिया है। आपने कहा, आपके परिचय में बताया गया कि आप पहली वहां की ब्लॉगर हैं, आपने अपनी शिक्षा मुंबई में पूरी की। क्या आज भी वो परिस्थिति वहां है कि यदि किसी को अपनी शिक्षा पूरी करना हो तो उसे कश्मीर छोड़ के बाहर ही निकलना पड़ेगा? Are things still bad? See, it is very unfortunate कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कश्मीर के, चलो मैं तो मुंबई चली आई, लेकिन डू यू नो हाउ मेनी ऑफ देम, पहले जब हुर्रियत का बोलबाला होता था गिलानी साहब के ज़माने में, पाकिस्तान इनको फ्री मेडिकल सीट्स देता था, तो ये चले जाते थे पाकिस्तान। फिर इनको इस्तेमाल किया जाता था हवाला म्यूल्स बना के, इनके थ्रू फंडिंग वंडिंग भेजी जाती थी कश्मीर में। ऑपरेशन टोपैक इन्हीं के थ्रू मुकम्मल हुआ, इन स्टूडेंट्स के थ्रू। सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनको कश्मीर छोड़ के जाना पड़ता है। पहले तो ये पाकिस्तान जाया करते थे, लेकिन ये मोदी जी के आने के बाद मुमकिन हुआ है। पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री को खारिज किया गया, इट इज़ कॉल्ड इनवैलिड, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि मेडिकल सीट के चक्कर में बहुत सारे लोगों की लॉयल्टी, वफादारी पाकिस्तान से होती थी। आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि फ्री मेडिकल सीट्स मिल रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया है कि हमें यही ट्रिक, स्ट्रैटेजी पीओके के बच्चों के साथ करनी चाहिए। हमें उनको फ्री मेडिकल सीट्स यहाँ देनी चाहिए ताकि वो यहाँ आए, उनकी वफादारी, जैसे अफगानियों की तो वफादारी हमारे साथ ही है, इनकी भी वफादारी अब हमारे साथ हो जाएगी। वैसे भी हम लोग इनके घर में घुस के इनको मार रहे हैं। इनकी जो भी हमारे अननोन गनमैन भाई हैं, नामालूम बंदूक बरदार, जो मतलब इनकी जय हो कसम से। तो ये तो आज ऐसा टाइम आ गया है, सीरियसली इनके घर में घुस के इनको मारा जा रहा है। और हम ब्लेम भी नहीं लेंगे, हम बोलेंगे नामालूम बंदूक बरदार थे, हमें क्या पता, है ना, वही बात हो रही है। तो अब क्या होगा, ऐसे करने से हमारे नामालूम बंदूक बरदारों को वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां के स्टूडेंट्स खुद ही वो काम कर देंगे, क्योंकि यहां इनको फ्री मेडिकल सीट्स मिल रही है। सो आई थिंक हमें ये स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। याना जी, मैं अभी 20 दिन जम्मू कश्मीर में रहकर आया हूं। भद्रवा में 1950 का कॉलेज बना हुआ है, जिस समय पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 कॉलेजेस हुआ करते थे, एक भद्रवा जम्मू रीजन में और एक श्रीनगर कश्मीर रीजन में। अभी डोडा में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। लेकिन जब वहां के दाखिलों के बारे में देखते हैं, वहां दाखिले बहुत कम हैं।
अभी पिछले 3-4 सालों से जब से 370 हटी है और वहाँ पैकेजेस बहुत जाने लगे हैं, विकास कार्य अब दिखने लगे हैं, क्या वहाँ के यूथ का अभी भी वो माइंडसेट नहीं बन पाया कि हमें हायर एजुकेशन लेना चाहिए? नहीं, हायर एजुकेशन तो वो लेते हैं, लेकिन उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखिए, आपने सुना होगा JKSSB बोर्ड के साथ क्या हुआ। स्टूडेंट्स जो पढ़ के निकले उनकी हर साल जो है, पिछले 2-3 सालों से हो रहा है कि रिजल्ट्स कैंसिल हो रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो बिकॉज उनको पता चलता है कि कहीं बीच में पेपर लीक हो चुका है, इस तरह की एम्बिग्यूअस चीज़ें वहाँ हो रही है। वहाँ पे सुपरविजन ठीक से नहीं हो रहा है। एडमिशन्स इसीलिए नहीं हो रही बिकॉज एडमिशन प्रोसेस बहुत लंबा है, वहाँ बहुत टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ को। एग्ज़ाम दे के लोग, कश्मीर लॉ यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँगी, एग्ज़ाम दे के लोग निकल जाते हैं, जब रिजल्ट का टाइम आता है उनको वहाँ पे एब्सेंट दिखाया जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट किस हद तक वहाँ पे मैनेजमेंट, एक अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो वहाँ पे नहीं हो पा रही है। और इसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारे, देखिए, जमात इस्लामी को बैन कर दिया, लेकिन जमात के साथ जुड़े हुए बहुत सारे अफसर ऐसे डिपार्टमेंट्स में अभी भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इनका एकमात्र यही काम था कि बच्चों को रेडिकलाइज करो, बच्चों को रेडिकलाइज करो, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट से सैलरी भी उठाते थे और ISI से पैसे भी लेते थे। सो अब जब इनको हटा दिया गया है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, NIA की बात कीजिए, आप CID की बात कीजिए, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दे आर स्कूपिंग आउट दीज ट्रबल मेकर्स और उनको खारिज करते जा रहे हैं, जॉब से भी हटा रहे हैं, कुछ को जेल में डाल रहे हैं, कुछ पे केसेस चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो मैनेजमेंट पोस्ट अभी वेकेंट हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट इज रियली अ मेस। सो इट वाज द राइट ऑब्जर्वेशन। ये कश्मीर को लेकर नैरेटिव्स बहुत सारे बनते हैं, कुछ पॉजिटिव भी बनते हैं, कुछ नेगेटिव बनते हैं, नेगेटिव की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये नैरेटिव आखिर बनते क्यों हैं? इनके पीछे कारण क्या है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। वो 2014 में जाके कारण, जो रीजंस थे, उन पे, वजूहात पे काबू होने लगी, लेकिन उससे पहले क्या होता था? 2010 तक अल सफा नाम की एक न्यूज़पेपर है, अल सफा में ओपनली जो है लश्कर और हिज़्ब के जो अनाउंसमेंट्स होती थी, ठीक है ना, वो ओपनली छापते थे बेझिझक, उनको डर ही नहीं था। किस दिन उस अल सफा को बंद भी क्यों किया? क्योंकि एक बार अल सफा में सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट आया, तब जाके कांग्रेस ने टुक एक्शन और उस न्यूज़पेपर को बंद करवाया। मतलब जस्ट बिकॉज सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ बोल, 2010 तक लगातार 1990 से वो चल रहा था। ये वो जमाना था, देखिए, ये सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था, न्यूज़पेपर में जो बात आ गई वही सही थी, ठीक है ना। अगर आप किसी गांव कोपचे में जाकर अगर आप मासूम जनता को बताओ कि मुसलमान आपको मारने आ रहा है, वो तो बिलीव कर लेगी ना। वहां की मासूम आवाम भी ऐसी थी, उनको बार बार ये जो दहशतगर्द वहां से पार होके आए हमारे कश्मीर में, वो मासूम आवाम को यही बताते थे कि हम इसलिए आए क्योंकि हम तुमको बचाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुओं का मकसद है कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म कर दे, तुम्हें मार दे। तो उनको बार बार जो भड़काया जाता था वो वाया इसी ऐसी अल सफा जैसी बहुत सारी न्यूज़पेपर्स थी जिससे उनको भड़काया जाता था। दूसरी बात, नैरेटिव बनता है एजुकेशन से भी। और आप देखिए, अभी जाके मैं बोलूँगी कि 2019 के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालात अच्छे होने लगे, मतलब उनको ठीक ठाक उनको बना के अब रिलीज कर दिया गया। लेकिन पहले जो है गवर्नमेंट स्कूल्स की वो हालत होती थी, ऐसी दुर्दशा, गवर्नमेंट स्कूल्स तो कई जगह पे थे ही नहीं, ठीक है ना। तो माँ बाप के पास कोई चॉइस नहीं था अदर देन अपने बच्चों को मदरसा भेजने के बगैर, और कोई चॉइस चारा ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स गांव-गांव में नहीं थी। आप सोचिए, ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ के निकले, अगर यही बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाके रोज सुबह असेंबली में जन गण मन बोल के बड़े हुए होते तो क्या आज वो नैरेटिव होता? नहीं होता। तो गवर्नमेंट स्कूल्स की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो तब थी। अब जो है इस चीज पे ध्यान दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अब तो हम यूटी बन चुके हैं, रियासत नहीं रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो दे आर मेकिंग श्योर कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स को भी बढ़ावा दिया जाए, सिलेबस पे ध्यान दिया जा रहा है। ये सब अभी अभी हो रहा है, पहले नहीं हुआ।
जब रेडियो पे अनाउंसमेंट्स होती थी, आपको पता है मस्जिद से अनाउंसमेंट्स होती थी, किस तरह की अनाउंसमेंट्स की जाती थी, कश्मीरी पंडितों को क्या बोला जाता था, ऐसे अश्लील लफ्ज उनसे बोले जाते थे कि आप निकल जाओ, औरतों को पीछे छोड़ो, ये सब वहां अलाउ किया गया था, तभी ये सब हुआ। नहीं, लेकिन अगर हम कश्मीर के वृहद परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो अगर सिर्फ उसको जम्मू रीजन से भी अगर जोड़ें, जमीन आसमान का अंतर दिखता है। स्वतंत्रता के बाद से लेके अब तक के कालखंड में किसी की भी सरकार रही हो, जितना भी आर्थिक धन जम्मू कश्मीर को दिया गया उसमें कश्मीर का हिस्सा बहुत बड़ा, लेकिन जम्मू का बहुत कम। उसके बाद भी हालात बिगड़े तो कश्मीर के बिगड़े, जम्मू के वैसे के वैसे रहे। वो इसीलिए बिकॉज जो देखिए, आप एक चीज नोटिस कीजिए, कश्मीर में भी स्टोन पेल्टिंग, दहशतगर्दी, भारत के खिलाफ नारेबाजी, बगावत, ये सब कहाँ होता था? बॉर्डर्स पे तो नहीं होता था। बॉर्डर्स जो पाकिस्तान के नजदीक है वहां तो नहीं होता था, वहां तो सारे नेशनलिस्ट हैं। ये सब कहाँ होता था? उन जगहों पे जहां पॉलिटिक्स का स्ट्रांग होल्ड था, जो पॉलिटिकल हॉटबेड था, जैसे श्रीनगर, साउथ कश्मीर। यानी कि आप मेरा इशारा समझ रहे हो। ये कौन करता था? ये पॉलिटिशियंस करते थे, डबल एजेंट्स बन के बैठे थे। अब पॉलिटिशियन सारे जो हमारे सीएम्स आज तक बने हैं वो कश्मीर के थे, जम्मू के तो थे नहीं। जम्मू से कौन सा हमारा सीएम बना है? दोनों तो कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी होता था। मुफ्ती अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मुफ्ती, ऐसे फुटबॉल की तरह सियासत यहां से वहां, यहां से वहां। सो जाहिर सी बात है। और 370 जो चीज है ना, 370 से आवाम का ना, आवाम को कोई मतलब ही नहीं है, आवाम का उससे कोई फायदा नहीं था। 370 से फायदा सिर्फ इन सियासतदानों को था। कैसे, किस तरह? 370 की वजह से इन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि सेंटर से आने वाली फंडिंग की अकाउंटेबिलिटी दे, बताएं कि फंड्स से क्या कर रहे हैं। बाकी सारे राज्यों के जो सीएम है उनको बताना होता है, आपके फंड्स हमने लिए, यहां ये किया, वहां वो किया। जो भी सेंटर से फंड्स आते हैं उसका उनको बाकायदा उनको दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट के, भाई हमने ये किया। अब उसमें थोड़ी बहुत तो चोरी भी कर लें, ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन कश्मीर में बिकॉज 370 की वजह से वो दिखाना ही नहीं पड़ता था, तो आवाम तक पैसे पहुंच नहीं रहे थे। ये सारे लोग अपनी तिजोरियां भर रहे थे। तो इसकी वजह से जो है कश्मीर की आवाम और भी भारत से मायूस होने लगी, क्योंकि ये लोग तो भारत को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये करप्ट लोग भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे कश्मीर में, और पैसा भारत से भी ले रहे थे, पाकिस्तान से भी ले रहे थे। तो आप समझ सकते हो इसकी वजह से स्थिति क्या हुई होगी। नहीं, लेकिन इनके जितने भी बच्चे रहे वो सब विदेशों में पढ़ रहे हैं, कुछ तो विदेशों में सेटल भी हो गए हैं। ये क्या बात वहां के यूथ को समझ में नहीं आई कि वो आपके हाथ में पत्थर दे रहे हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं? बाकायदा ये बात समझ आई, तब तक एक जनरेशन खत्म हो गया। यही चीज की वजह से जब सैयद अली शाह गिलानी जो कहता था ना, पाकिस्तान से क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कहता था कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, जिस दिन वो मरा, अच्छा पुलिस वुलिस आके तैनात हो गई थी, रोड ब्लॉक्स शुरू हो गए थे, उनको लगा बहुत बड़ा क्राउड आएगा भाई इसके फ्यूनरल पे, तो हम लोग रोड ब्लॉक शुरू करते हैं, यहाँ से गाड़ियां आना बंद, तो बिकॉज यहाँ लोग चल सकें। एक बंदा भी नहीं आया बाहर। सैयद अली शाह गिलानी मर गया, बहुत ड्रामा किया उसकी फैमिली ने, उसको पाकिस्तान फ्लैग में लपेटा, ये किया वो किया। जब देखा कि कोई रो नहीं रहा है, कुछ कोई कंडोलेंस नहीं दे रहा है, ना सोशल मीडिया पे ना कहीं भी कोई कंडोलेंस है, तो सोरा एक एरिया है वहां पे जहां के वो थे सैयद अली शाह गिलानी, जहां उनका घर था, उस एरिया में कुछ ना वो बोलते ना मिसक्रिएंट्स आए, मस्जिदों से ऐलान करने लगे कि वो मर गया है, कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है। कोई नहीं आया, क्योंकि सबको गुस्सा था इसी बात का कि अपने बच्चों के साथ सबको। ये देखिए, जैसे सोशल मीडिया, मोदी जी की वजह से आज हर किसी के हाथ में फोन है, डेटा है, सोशल मीडिया, और हर किसी को पता चल गया कि सैयद अली शाह गिलानी कौन सा गेम खेल रहा था। एक साइड से नौजवानों को भड़काता था जिहाद के नाम पे, ठीक है ना, उनको बंदूक उठाने पे मजबूर करता था, इमोशनल ब्लैकमेल करके इस्लाम के नाम पे। दूसरे साइड से उसका बेटा एजेंसीज को फोन करके बोलता था ये बंदा आज मिलिटेंट बना है, मैं उसकी खबर दूंगा, 10 लाख भेजो घर पे। दिस वॉज द गेम दे वर प्लेइंग, फादर एंड सन। ये लोगों को पता चला,
लोगों को ये पता चला कि उसने अपने बच्चों के साथ, बड़ा इंडिया को गाली देने वाला इंडिया का पासपोर्ट लेके ट्रैवल कर रहा है हर जगह दुनिया में। तो जब लोगों को ये पता चला सोशल मीडिया की बदौलत, तब 2014 के बाद से उनके दिल में नफरत बढ़ने लगी गिलानी के लिए, और गिलानी के डाउनफॉल की वजह से ये नैरेटिव खत्म होने लगा। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, इन 3 शब्दों का बहुत प्रयोग किया करते थे। आपकी नजर में इन 3 शब्दों की क्या अहमियत है कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में? मैं बताऊंगी कि कश्मीर ओरिजिनली कश्मीरी पंडितों का लैंड है, ठीक है। अब कश्मीरी पंडित्स ओरिजिनली आर टीचर्स, स्कॉलर्स। टीचर्स और स्कॉलर्स क्या करते हैं? कंपैशन सिखाते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी सकाफत क्या थी। हमारे टीचर्स कश्मीरी पंडित्स ही थे, तो जाहिर सी बात है। और जो इस्लाम आया कश्मीर में 13वीं सेंचुरी में, बुलबुल शाह ने इस्लाम जो लाया, जिन्होंने भी इस्लाम में कन्वर्ट किया वो कश्मीरी पंडित ही थे जिन्होंने कन्वर्ट किया ना, क्योंकि वहां कश्मीरी पंडित ही रह रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने सूफी इस्लाम में कन्वर्ट किया, इस्लाम को सूफीज्म के नजरिए से समझा और कन्वर्ट किया। वहाबिज्म नहीं था, वहाबिज्म था ही नहीं। जब तक ऑपरेशन टोपैक नहीं शुरू हुआ तब तक वहाबिज्म था ही नहीं हमारे कश्मीर में। इट वाज ओनली सूफी इस्लाम। और सूफी इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल ही सनातनी टाइप का इस्लाम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे का क्या रिलीजन है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इस्लाम इटसेल्फ इज लाइक दैट। द प्रॉब्लम इज कि आजकल के कई मुसलमान इस्लाम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अहले हदीस बन गए हैं, वो तो दूसरी बुक्स पढ़ रहे हैं, कुरान तो पढ़ते ही नहीं। कुरान में तो साफ लिखा है सूरह अल काफिरून में, लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, फॉर मी माई रिलीजन, फॉर यू योर रिलीजन। फिर ये कहाँ से आ जाती है काफिरों के खिलाफ वॉर? कहाँ से आ जाती है ये जिहाद? कहाँ से आ जाता है जिहाद? का मतलब तो साफ कुरान में तो ये दिया है कि जद्दोजहद करो, अपने फैमिली के लिए तशद्दुद करो, उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनका पेट पालने के लिए, उसको कहते हैं जिहाद अकबर। इन्होंने कौन सा जिहाद शुरू किया? जिहाद काफिर, कि काफिरों को मारना वाजिब है, वाजिबुल कत्ल है काफिर। ये सारे वर्ड्स कहाँ से आए? ये सब क्या है? ये सब इस्लाम तो नहीं है, ये सब तो वहाबिज्म है। तो डेमोग्राफिक चेंज पंडितों के जाने से नहीं शुरू हुआ और ना सूफी इस्लाम के आने से शुरू हुआ। डेमोग्राफिक चेंज इन वहाबियों के आने से शुरू हुआ ऑपरेशन टोपैक के बाद। नहीं, लेकिन ये चीज तो अभी भी चल रही है ना। मुस्लिम युवा कुरान नहीं पढ़ रहे, हदीस नहीं पढ़ रहे, लेकिन उनको कुरान नहीं पढ़ रहे, लेकिन उनको जो सिखा दिया जाता है वो उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद स्थितियां बिगड़ रही हैं। इसमें जो है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की फॉल्ट है। पूछो कैसे? आपने सनातन को रिवाइव करने के लिए इतने स्टेप्स उठाए, नेशनलिज्म को रिवाइव करने के लिए इतना आपने सोशल मीडिया पे मतलब वो ना एक एनर्जी दी यूथ को, और इतना अवेयरनेस लाने की कोशिश की थ्रू डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स, ताकि सनातनी यूथ ये समझ सके कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे हम सही हैं, ठीक है ना। अब ये सोचिए कि इंडिया वो कंट्री है जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम्स भी रह रहे हैं। हम होंगे माइनॉरिटी में, मगर आबादी में सबसे ज्यादा हम इंडिया में ही है ना, बाकी सारे कंट्रीज से, ठीक है ना। तो इंडिया ने इस्लाम को की सफाई करने के लिए क्या किया? अब बताइए क्या किया? जिस तरह से इस्लाम को वेपनाइज किया जा रहा है, एक नई तंजीम आ जाती है अपने हिसाब से, अपनी तफसीलात से नया इस्लाम शुरू कर देती है। भाई कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई तबलीगी है, कोई वहाबी है। क्यों अलाउ कर रहे हो इनको? क्यों इस्लाम को इरोड होने दे रहे हो? और अपने ही लोगों को, हम सारे तो हिंदू थे, हमने इस्लाम कबूल किया, रियल इस्लाम कबूल किया। आप अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को करप्ट होने दे रहे हो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पनाह देकर। क्यों नहीं बोलते कि हम सारे बंद कर देंगे? जब सऊदी अरेबिया बंद कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? किस रीजन के लिए रखा है तबलीगी को, देवबंदी को, इसको उसको क्यों रखा है? इनको सलाफी, वहाबी, ये सब क्या है? ये सब तो है ही नहीं कुरान में। ये सारे बच्चे जो हैं, ये इनके पास जा जाके सीख रहे हैं। जब आप आसाराम बापू को जेल में डाल सकते हो, तो इन मौलाना मौलवियों को क्यों नहीं जेल में डाल सकते? व्हाट इज द रीजन? आपकी चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं और ऐसा होना भी चाहिए। क्या कश्मीरियत जमहूरियत में विश्वास रखती है?
हाँ, वो जमहूरियत में ही विश्वास रखती है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको इलेक्शन का मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसमें मैं कहूंगी, हाँ, ये चीज आप लोगों ने बहुत सारे कश्मीरियों से सुनी होगी, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, ये धब्बा है डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी पे ये धब्बा हो गया, हमें इलेक्शन नहीं करने दे रहे, हमारा स्टेटहुड नहीं दे रहे। लेकिन मैं समझती हूँ इस मजबूरी को सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि 70 सालों से वो दो ही परिवार हैं जो सियासत कर रहे हैं। अब कोई और जब पॉलिटिक्स में उतर ही नहीं रहा है, कोई और लायक इंसान जब दिखेगा, कोई और लायक पार्टी दिखेगी, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी कि चलो इनको फिर से मौका दिया जाए। अगर फिर उन्हीं लोगों को लाया जाए सियासत में, अगर फिर उन्हीं से इलेक्शंस करवाए जाए, फिर उन्हीं को सपोर्ट किया जाए, बजाय इसके बनस्बत इसके कि यूथ लीडर्स को लाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर फिर उसी दिशा में चलेगा जहां से उसको छुड़ा के बचा के इस गवर्नमेंट ने निकाला है। तो वो तो हम नहीं चाहते। तो इस वजह से, हालांकि वो चाहते हैं कि जल्दी से इलेक्शंस हो। आप देखिए, मैं एक और चीज बोलूंगी, इतने मायूस हो चुके थे कश्मीरीज इन सियासतदानों की वजह से। जब डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस हुए 2019 के बाद, डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस हुए, आपको पता होगा। अच्छा, उसमें तो उतर उतर के 70% कुपवारा से, 80% अनंतनाग से ऐसे वोटर टर्नओवर निकला वोट करने के लिए, क्योंकि अपने में से कोई ग्रास रूट में से कोई लीडर आने वाला है, तो उनको खुशी हो गई। दैट इज द साइन के इंडियन डेमोक्रेसी में वो बिलीव करते हैं। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती उतरती थी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, 4% लोग आते थे, 4% वोट करने के लिए, वो भी उसी की पीडीपी के पार्टी वाले। जब अब्दुल्ला उतरते थे, उमर अब्दुल्ला, 6% लोग आते थे वोट डालने के लिए। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था वोटिंग में, क्योंकि इनसे मायूस हुए हुए थे, इनसे नाराज थे। अब वो बताएंगे किसको कि जिनको आप लोगों ने हमारा लीडर बनाया, हम उनको ट्रस्ट ही नहीं करते। लेकिन ये तो आपको ही रिप्रेजेंट करते हो। जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का स्कैम हुआ, आपको लगता है कश्मीरियों को ये बात नहीं पता थी? लेकिन किसको बताते कि अब्दुल्ला ने स्कैम किया, हमारे बच्चे जिनको क्रिकेट खेलना था। 100 करोड़ का स्कैम उन दिनों में, 80s में 100 करोड़ का स्कैम। आप सोचो कितना पैसा बनाया होगा इन्होंने। ये वो तो फैमिली थी। लेकिन कश्मीरी किसको बोलते? क्योंकि कश्मीरी को ये लगता था कि भाई इनको रखा ही गया हमें लूटने के लिए, तो हम क्या गवर्नमेंट को बोलेंगे। तो ये वाली चीज जो है, इसकी वजह से वो ब्रिज बढ़ता गया बिटवीन कश्मीरीज एंड रेस्ट ऑफ द इंडियंस बिकॉज ऑफ दीज लीडर्स। लेकिन ये ब्रिज, ये खाई तो आज भी दिखाई देती है। लगता है कि ये खाई पट चुकी है। कौन सी खाई? ये जो कश्मीरी यूथ हैं, ये अभी बाकी हिंदुस्तान से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने शायद 15 अगस्त के फोटोज और वीडियोस नहीं देखे जो डल लेक से आए। 15 अगस्त की बात नहीं कर रहा। अच्छा चलो 15 अगस्त की बात नहीं करो, आपने बुरहान वानी के फादर की वीडियोस नहीं देखी, जहां वो खुद अपने हाथों से तिरंगा अपने स्कूल में लगा रहे हैं। बुरहान वानी का फादर श्री श्री रविशंकर जी के पास जाते हैं अपनी हीलिंग कराने के लिए, क्योंकि उनके दोनों बेटे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मारे गए। वो किसके पास जाते हैं हीलिंग कराने? पाकिस्तान तो नहीं गए ना किसी मौलाना फजलुर रहमान के पास, वो गए श्री श्री रविशंकर जी के पास। इससे ज्यादा और क्या बोलूं। बुरहान वानी तो हीरो था ना कश्मीरियों का। एक टाइम पे 2016 में भटका हुआ नौजवान था, उसने बाकी नौजवानों को भटकाया। लेकिन आज सारे नौजवान उसके फादर को सल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे परसेप्शन चेंज हो चुका है। क्योंकि पहली चीज जो मोदी जी ने की, जो अमित शाह ने की, वो इन करप्ट पॉलिटिशियंस को पहले तो इन्होंने जेल में डाला, इन्होंने डिटेंशन में डाला, जेल में नहीं, 5 स्टार डिटेंशन ही था वो, मगर डिटेंशन में डाला। लोगों को जो सुकून महसूस हुआ जब महबूबा मुफ्ती डिटेंशन में थी, सज्जाद लोन डिटेंशन में था, ये अपने अब्दुल्ला डिटेंशन में थे, जो सुकून महसूस हुआ, कोई भी नहीं आया रास्ते पे बोलने के लिए कि इनको छुड़ाओ। कोई भी नहीं आया। इनके पपेट्स जाते थे हर जगह, इनकी पार्टी वाले जाते थे हर नेशनल मीडिया चैनल पे, बोलते थे इनको छोड़ो, इनको छोड़ो। आवाम में से कोई एक कैंडल विजिल लेके कोई नहीं बाहर आया कि भाई इनको छोड़ो। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? तो ये पक्का माने कि आने वाले समय में एक याना मीर नहीं, ऐसी 50 याना मीर निकलेंगी कश्मीर से। अगर आप ऑलरेडी निकल चुकी हैं, अगर आप देखेंगे, आई एम नॉट द ओनली वन, वहां से बहुत सारी लड़कियां आजकल पाकिस्तानी चैनल्स पे जाके उनको गालियां दे रही हैं। ठीक है ना, बहुत सारी लड़कियां हैं। अब मैं नाम लूंगी तो वो इट विल बी लाइक मैं अपने राइवल्स का नाम ले रही हूँ, लेकिन नो, दे आर नॉट, दे आर माई सिस्टर्स। इन द सेंस आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, जो वो कर रही है। इतनी सारी लड़कियां अभी ब्लॉगर्स बन के आ रही हैं अलग अलग क्षेत्र में। कोई कुकिंग शो कर रहा है, यूट्यूब ब्लॉग्स बना रहा है, कोई फैशन पे, कोई मेकअप पे। ये सारी चीजें तो हराम बोली थी मौलानाओं ने, लेकिन दे डोंट केयर। अच्छा, अमरीन भट्ट बेचारी, आप अगर उसको गूगल करें,
पिछले साल उसको उसके घर में घुस के टेररिस्ट ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो यूट्यूब बनाती थी। तो इतनी सारी लड़कियां, इन्होंने कोशिश की थी अमरीन भट्ट की आवाज को दबाने के थ्रू, बाकी लड़कियों की आवाज दबाने की कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन लड़कियां फिर भी नहीं रुकी। मुझे तो रोज थ्रेट्स आते, मुझे तो आदत हो गई। मुझे लगता है मैं बाहर निकलूंगी, मार्केट तक जाऊंगी, शायद गोली लग जाएगी, आज तो लगी जाएगी ऐसे, लेकिन हम फिर भी जी रहे हैं। तो कश्मीरी पंडितों से भी मेरी यही इल्तिजा है कि जैसे हम वो कहते हैं ना, जान हथेली पे लेके जी रहे हैं, उनको भी जीना। ये जमीन की जद्दोजहद है, हमें नहीं छोड़ना है, वरना हम इनको मौका दे रहे हैं कि ये हाईजैक कर ले हम इनको और कश्मीरियत को। कश्मीर बहुत बदल रहा है और ये मैंने अपनी आंखों से इस बार देखा। लगभग कश्मीर संभाग के 600 गांवों में इस समय जल जीवन मिशन से पानी पहुंच गया है। आप जंस्कार वैली, आर्यन वैली, नुम्रा वैली कहीं भी चले जाएं, आपको बीआरओ की इतनी बढ़िया सड़कें बनी हुई मिलेंगी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जहां 70 सालों में सड़कें नहीं बनी थी, सालों में सड़कें सब बन गई हैं। लेकिन मैंने एक चीज वहां नोट की और मैंने इस पर बात भी की। काम करने के लिए उनको वहां कश्मीरी युवक नहीं मिलते, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते, वो बाहर से मजदूर लेकर आते हैं। जी, ये एक चीज है जो मैंने भी देखी, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन देखिए क्या होता है कि कश्मीरियों को थोड़ी सी आदत हो गई थी ना, लेजी तरीके से जीते थे। बिकॉज आप सोचिए ना, दिन का 500 रुपए मिलता था स्टोन पेल्टिंग के लिए, तो बैठे बैठे कमाते थे। खाली पत्थर फेंकना है, कोई पुलिस वाली वैन जाए उसमें पत्थर फेंको, आपको 500 रुपए मिल गए। अब गरीब आदमी को क्या करना है, उसको पैसों से मतलब है, तो उनको वो आदत हो चुकी थी बहुत वक्त तक। एंड नॉट ओनली दैट, जो एप्पल ट्रेडर्स थे वो मतलब साल में उनका 3-4 महीने का काम होता था, वो इतना पैसा कमा लेते थे, बाकी का टाइम बैठ के साजिशें चलती थी कि कैसे हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कैसे डुबाना है, कैसे कश्मीर से हटाना है। तो ये इसीलिए साउथ कश्मीर में भी बहुत था दहशतगर्दी। देखिए आप कहां कहां थी, जहां उनके पास पैसा बहुत था, वक्त बहुत था, पैसा बहुत था और पॉलिटिकल माइलेज था, यहीं पे दहशतगर्दी होती थी। बाकी बेचारे दूर दराज के इलाके में कोई ना पत्थर उठाता था, कोई ना भारत के खिलाफ बोलता था, सब बेचारे भारत के साथ ही चलते थे और आज भी चलते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई नहीं देखता। ये 500 रुपए पर डे कमाने वालों की तरफ ही लोग देखते हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड डेफिनेटली आई होप। हाँ, और इसकी वजह से क्या है कि एजुकेशन वाइज भी इसी वजह से, देखिए पाकिस्तान जाके पढ़ने की वजह से ऐसी चीजें, जो पिछला जनरेशन जिन चीजों से गुजर चुका है, अब उनकी डिग्रियां नहीं मानी जाती यहाँ पे, तो उनको हायर पोजीशन की पोस्ट देना भी एक चैलेंज है। बिकॉज जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप ऐसे शख्स के हाथ में नहीं सौंप सकते जो प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है ठीक तरह से। तो ये चैलेंजेस है। देखिए वहां पे सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है वहीं के लोगों के लिए, लेकिन अगर लोग ही सक्षम नहीं है तो इन चीजों की वजह से ये चैलेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए शायद अभी तक, जब तक के नया बैच, नया जनरेशन रेडी नहीं हो जाता ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जॉब्स लेने के लिए, तब तक शायद यही होगा। आपका मैं एक बार एक इंटरव्यू मैंने देखा था, एक पाकिस्तानी रिपोर्टर के सामने आपने कुछ पारिवारिक उदाहरण देकर समझाया था भारत, कश्मीर और पाकिस्तान की स्थिति को। आपको यदि याद हो तो मैं चाहूंगा एक बार आप यहाँ पे भी सुना दें। तो मैंने बहुत ही सिंपल उदाहरण दिया, बिकॉज ऑनेस्टली 2-3 सालों से एक ही बात समझा के मैं बहुत थक गई थी, बोर हो गई थी। फिर बार बार वहां पाकिस्तान से लोग आ जाते हैं, बोलते हैं प्लीज एक हमारे साथ इंटरव्यू कीजिए, फिर वही बात बोलनी है, फिर वही बात। मैं सोचती थी इनको समझ में क्यों नहीं आ रही है बात कि कश्मीर भारत के साथ खुश है, इनको समझ क्यों नहीं आती है ये बात। हर बार जाते यूएनजीए में कभी बिलावल भुट्टो उल्टा सीधा बोलता है कश्मीर को लेके, कभी इमरान खान उल्टा सीधा बोलता है कश्मीर को लेके, कभी उनके चमचे वो एर्दोगान जाके उल्टा सीधा बोलता है कश्मीर को लेके, उनके वो दूसरे जो आका हैं चाइना के, वो जाके उल्टा सीधा बोलते हैं इनको समझ क्यों नहीं आ रही है बात। सो देन आई थॉट कि शायद मोटी बुद्धि है, जिसको हम अलग अलग लैंग्वेजेस में इंडिया में बकलोल बोलते हैं, पैदल बोलते हैं, मंद बुद्धि बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या। सो इन लोगों को शायद बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, सास बहू वाला एग्जाम्पल, जो उनको दिमाग में रहे।
सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ। तो एग्जाम्पल बहुत ही सरल और सिंपल था। मैंने कहा देखिए, आप हर जगह जाके जब भी आपको मौका मिलता है, जिस भी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपको मौका मिलता है, आप जाके बोलते हो कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स होने, कश्मीर में ह्यूमन। सो थिंक ऑफ कश्मीर कि आप सोचिए, एक फॉर अ मोमेंट, एक एनालॉजी है, आप सोचिए कि कश्मीर बीवी है। एक जमाने में कश्मीर गर्लफ्रेंड थी पाकिस्तान की, लेकिन अब वो बीवी है इंडिया की। अब वो कह रही है मैं इंडिया के साथ खुश हूं, मगर उसका बॉयफ्रेंड सुनना ही नहीं चाहता। हर जगह जाता है, बोलता वो खुश नहीं है, अपने पति के साथ खुश नहीं है, वो उस पर अत्याचार करता है, जुल्म करता है, वो खुश नहीं है। ये बोलती है मैं खुश हूं यार, तुझे हो क्या गया, मैं खुश हूं यार, मैं खुश हूं, तू चुप करके बैठेगा, मैं खुश हूं। नहीं, ये फिर भी जाता है हर जगह, इसको बदनाम करता है। फिर ये परेशान है कश्मीर, फिर इंडिया बोलता है तू फिक्र मत कर, अब मैं उसकी बीवी भी लेकर आऊंगा अपने पास। तो वही चीज पीओके के लिए जो राजनाथ सिंह के बार बार जो बयान आते हैं, अखंड भारत का हिस्सा, अखंड भारत का हिस्सा, मुझे लगता है ये उसी एनालॉजी के, बिकॉज ऑफ दैट एनालॉजी ये आ रही है। ये खासा चर्चित आपका उत्तर हुआ था उस समय। अच्छा हुआ आपने यहाँ पर भी सबको बता दिया। मैं ऑडियंस में से 2 सवाल लेना चाहूंगा। सवाल संक्षिप्त हो, मर्यादित हो तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके बाद एक और सेशन में हम इनसे बात करेंगे। जी मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप चूंकि कश्मीर से ही हैं तो आप पीओके के बारे में भी ज़्यादा अच्छा जानती होंगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या वहाँ के लोग भी यहाँ से सहानुभूति रखते हैं? उनकी क्या आइडियोलॉजी है भारत के बारे में? देखिए, उनकी आइडियोलॉजी बहुत ही, मतलब वो ऐसे सिचुएशन में है कि अब वो काइंड ऑफ लाइक दे आर फीलिंग स्टूपिड, यू नो। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा वो उर्दू में कैसे बोलूं मैं। मतलब वो ऐसी सिचुएशन में है कि यार हमने बहुत मतलब डेढ़ शाने बन के हम गए पाकिस्तान के पास, लेकिन अब हमारी हालत देखो, और ये कश्मीर देखो आगे बढ़ता जा रहा है, चांद को छू रहा है। तो वो वाली चीज है कि वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन में हो गए इस वक्त। उनको पता है उनके साथ एक्चुअली तशद्दुद हो रहा है। इट्स वेरी सैड कि जो नदियां हैं, देखिए हमारे यहाँ 9,000 करोड़ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने अनाउंस कर दिए, ठीक है, जब 2020 में शायद। मन की बात के द्वारा मोदी जी हमेशा कश्मीरियों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वहां देखो हालत ऐसी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की मैंने बात की, नदियां उनकी हैं, गिलगित बल्टिस्तान आजाद कश्मीर वालों की नदियां हैं। वहां से कितनी नदियां निकलती है, नीलम, अपनी लीपा, बहुत सारी, झेलम, बहुत सारी नदियां वहां से निकलती है, किशन गंगा। मगर जो डैम्स बन रहे हैं ना वो चाइना की हेल्प से, वो सारा उनका पानी लेके डाइवर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब की तरफ। यहाँ के जो लोग हैं जिनकी खुद की नदियां हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, 4-4 दिन तक उनको लाइट नहीं मिलती। तो ऐसी हालात हैं वहां पे, आटे के लिए जान जा रही है। लोग बोल रहे हैं कि हमें ट्रक के नीचे कुचल दो या फिर आटा दे दो। औरतें तो ये भी बोल रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दो या मेरा शोहर चेंज कर दो। मतलब ऐसी हालात है वहां पे। सो ऑब्वियस सी बात है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। अब अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि वहां के लोग इवन अगर उनको सियासत भी करनी है पीओजेके में, तो उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं। बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि उनकी के दे आर पाकिस्तानीज एंड पीओजेके इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बाकायदा ये बॉन्ड, ये आजाद कश्मीर इज अ जोक, वो कहीं का आजाद नहीं है। जब तक ये वो बॉन्ड नहीं साइन करते तब तक ये सियासत में एज लीडर्स उतर ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है जो इनके लीडरान भी हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते। चलिए पाकिस्तान के खिलाफ फिर भी बोल लें क्योंकि खुद को इस्लामिक डेमोक्रेसी कहते हैं, मगर ये इंडिया के पक्ष में नहीं बोल सकते कि हमें इंडिया का हिस्सा बनना है। लेकिन जब मैं लंदन गई थी, मैं वहां की पीओजेके कम्युनिटी से मिली थी। उन्होंने मुझे साफ साफ शब्दों में बताया हमें इंडिया के साथ शमूलियत करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करें। अगर हमने पीओजेके से ये बात उठाई तो वहां पे तो आईएसआई वाले हमें मार देंगे। यहां से हम वो बात नहीं उठा सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास तो ब्रिटिश पासपोर्ट्स हैं। जो हमारे रिश्तेदार हैं वहां, उनके लिए हमें आवाज उठानी है, लेकिन कैसे उठाएं। सो वो इतने फंस गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि इंडिया के साथ शमूलियत कैसे की जाए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, कश्मीरी खुद उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, वहां से मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताती हूँ। वहां से जो मिलिटेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे थे, गए वहां
बड़े जोश से मिलिटेंट बनने के लिए, लेकिन फिर जाके ऐसी फीलिंग आई कि नहीं नहीं, हम भारत के साथ बेवफाई नहीं कर सकते, मुल्क है हमारा, वापस आ गए, सरेंडर कर लिया। अब वहां से शादी करके जो औरतों को लाए थे बीवियां बनाकर, उनको आज तक कश्मीरियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप चेक कर सकते हैं, कुपवारा में एक सदफ नाम की लेडी है, वो डीडीसी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती थी, तो कुपवारा वालों ने शोर मचाया, इसको कैसे आप टिकट दे सकते हो, ये तो इंडियन ही नहीं है। मोदी जी जो इन मिलिटेंट्स की, एक्स मिलिटेंट्स की बीवियां हैं, इनको आधार कार्ड देना चाहते थे ताकि ट्रैवल करें, अपने परिवार को जाके मिल, वहां के लोग मना कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको कैसे आप इंडियन बना सकते हो, हमने इतने सैक्रिफाइसेस दिए इंडियन बन के रहने के लिए, इन्होंने कौन सा सैक्रिफाइस दिया, ये तो चले थे अपने शोहर को मिलिटेंट बनाने के लिए, आप इनको कैसे दे सकते हो। वहां के कश्मीरी खुद मिलिटेंट्स की बीवियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है पीओजे के अगर हमारा हिस्सा बन गया, इनको कभी भी एक्सेप्टेंस मिलेगी कश्मीरी सोसाइटी में? कभी नहीं मिलेगी। तो ये एक चीज है जो पीओजे के लेने से पहले सोचना पड़ेगा।